अमेरिका और पश्चिमी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं और ये भारत को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं चूक रहे हैं और भारत पे उल्टे सीधे आरोप लगाते हुए अनाप शनाप के वक्तव्य इनके बुद्धिजीवी वर्ग भी दे रहे हैं। जबकि भारत अगर इनके बारे में कुछ कहता है तो इनको बड़ी मिर्ची लगती है, जबकि इनमें सच्चाइयाँ हैं। तो मैं आज इनको आईना दिखाने का प्रयास करूँगा। पहले देखते हैं इन धूर्तों ने कहा क्या है, फिर बात करते हैं। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक है प्राध्यापिका एमी वैक्स। इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में भारत के खिलाफ कुछ विवादित बयान दिया है, जिस पे काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। एमी वैक्स का कहना है कि पश्चिमी लोगों की बेहतरीन उपलब्धियों और समाज में मनुष्यता को उनके दिए गए योगदान की वजह से गैर पश्चिमी लोगों में पश्चिमी लोगों के प्रति एक नफरत का भाव है। एशिया, दक्षिण एशिया और भारतीय लोग जो है उनका आभार मानने के बजाय उनकी आलोचना करते हैं और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसा इन एमी वैक्स का कहना है। बात को इन्होंने और भी नमक मिर्च लगा के कहा होगा। अपनी बात को कहते हुए ये लोग यहाँ कैसे रुके, इनका कोई भी एजेंडा होता है, कोई भी वाद हो, कोई भी समानता, स्त्री अधिकार, कोई भी मानवाधिकार, कोई भी आंदोलन या कुछ भी हो, वो अंत में आके ब्राह्मणों के विरोध पे टिक जाता है। ऐसा क्यों है? इस बात को जारी रखते हुए भी इन्होंने ब्राह्मणों और ब्राह्मण महिलाओं पे वार करने से नहीं चूकी हैं। इन्होंने उनकी काफ़ी आलोचना की है। इनका कहना है भारत से जो महिलाएं आती हैं वो यहाँ पे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और उसके बाद पश्चिम की आलोचना भी करती हैं। तुम आलोचना करने लायक हो, तुम जूते मारने लायक हो, इतने कमीने लोग हो तुम पश्चिमी कि तुमको जूते से मारा जाए तो कम नहीं है। जो कुछ भी तुम सभ्य हो, जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वह भारतीय लोगों के योगदान की वजह से है। तुमको मानना जानना चाहिए कि तुम जो भी अपने डॉक्टर्स, तुम्हारी पूरी चिकित्सा व्यवस्था को भारतीय डॉक्टरों ने संभाला हुआ है। तुम्हारे यहाँ खुद के लोग, तुम खुद अपना इलाज अपने लोगों की बजाय भारतीय डॉक्टरों से कराना पसंद करते हो, क्योंकि एक तो वो तुम्हारे लोगों की तरह लालची और कमीने नहीं होते हैं, वो ज़्यादा मानवीय और मानवीय संवेदना से भरे हुए लोग होते हैं और वे तुम्हारे लोगों के मुकाबले कई गुना अधिक प्रतिभाशाली होते हैं और खर्चा कम लगता है और तुम पे भरोसा होता है कि ये तुम्हारी जान भी बचा लेंगे, खर्चा भी कम लगेगा और तुम्हारे लोग उसके बजाय तुम्हारी जान भी ले लेंगे और तुम्हारा पैसा भी सारा चूस जाएंगे। तो ये वजह है। और तुम्हारी पूरी इंजीनियरिंग और तकनीकी व्यवस्था को भी हमारे ही लोग, भारतीय ही संभाल रहे हैं, ज़्यादातर भारतीय लोग संभाल रहे हैं। और इस तरह से तमाम क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय लोगों ने अपना योगदान दिया है अमेरिका को आज के स्तर तक पहुंचाने के लिए। और हमारे यहाँ के आईआईटी और इन सब कॉलेजों में जो प्रतिभाएं तैयार होती हैं वो रोज़गार के लिए जब निकलती हैं तो उनको रोज़गार के अवसर भारतीय परिवेश में नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा ऐसी बनाई गई है कि वो अमेरिका में ही अपनी शिक्षा के बाद अपना प्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही उनकी शिक्षा के अनुसार अवसर उपलब्ध हैं। ये जानबूझ के बनाया गया है। ये सब आईआईटी इन्हीं पश्चिमी देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, इन्हीं सब के सहयोग से बनाए गए हैं। तो इनके पीछे भारत का भला करने की इनकी योजना नहीं थी। इनकी योजना ये थी कि भारत में इंजीनियर और डॉक्टर तैयार करना अमेरिका के मुकाबले बहुत सस्ता है और यहाँ के लोग बेहद मेहनती और पढ़ाकू और प्रतिभाशाली होते हैं। तो यहाँ से जब ये लोग पढ़ के जाते हैं तो उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, इनको बहुत अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर मिल जाते हैं। दूसरे वहाँ के लोग पढ़ना कहाँ चाहते हैं, सब स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट करके वहाँ बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो ये सब काम कौन करेगा? तो यहाँ से तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तुम्हारा पूरा आधुनिक जो सभ्यता का ढांचा है ये हमारे मेहनत पे टिका हुआ है। इसके बाद आज भी जो तुम अपने सभ्यता का डंका पीटते हो, तुम्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए हमारी आवश्यकता है। भारतीय बाज़ारों की, भारत, एशियाई और अफ्रीकी बाज़ारों की तुम्हें आवश्यकता है अपना सामान बेचने के लिए। अगर आज भी भारत तुम्हारी इन मूर्खतापूर्ण WTA की शर्तों को तोड़ते हुए तुम्हारे कंपनियों के लिए अपने बाज़ार को पूरी तरह से बंद कर दे तो भारत का बहुत भला होगा। भारत कुछ ही समय में समृद्ध हो जाएगा। तुम्हारी कंपनियों के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों का शोषण किया जा रहा है और यहाँ से सारा धन विदेशों में ले जाया जा रहा है। तो भारत का तो बहुत भला हो जाएगा, लेकिन तुम मर जाओगे। अगर सभी एशियाई और अफ्रीकी देश भारत सहित अपने बाज़ार को पश्चिमी देशों और अमेरिका के लिए बंद कर दें तो आने वाले 15 से 20 सालों में, नोट कर लीजिए आप लोग, आने वाले 15 से 20 सालों में अमेरिका और यूरोपीय देश भूखे मर जाएंगे। आज भी वो हमारी मेहनत पे जिंदा हैं। इन तमाम व्यापारिक शर्तों, समझौतों और प्रतिबंधों के अधीन हमें कसे हुए इन धूर्त कमीनों ने एक तरह से हमें आर्थिक गुलाम ही बना रखा है और आज भी हमारा शोषण कर रहे हैं।
अगर हम मेहनत करते हैं 100 रुपये कमाते हैं तो हमारी मेहनत का ये तमाम समझौतों के रूप में टैक्स और अन्य चीज़ों के व्यवस्था के तहत ये लोग 40-40 रुपये तक ये ले लेते हैं, हमें 50-60 रुपये ही उसकी मिलते हैं। ये जो हमारे देश में पेट्रोल की अनाप शनाप की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और भी तमाम तरह की महंगाइयाँ हैं, इन्हीं धूर्तों की समझौतों और इनकी बैंकिंग व्यवस्थाओं पे इनके नियंत्रण के चलते ऐसा होता है। तो इनका जो एमिवैक्स का कहना है भारतीयों की आलोचना करना, ये बिल्कुल ही नाजायज़ है। और फिर ये क्या बात है कि जो भी इनके दार्शनिक विचारक या कोई भी होते हैं, किसी भी वाद या किसी भी नाम से आलोचना करना जब शुरू करते हैं तो अंत में ब्राह्मणों पे बहुत ज़रूर आते हैं। इनकी समस्त आलोचनाओं का मूल आधार ब्राह्मणों का विरोध है। दरअसल जब से पश्चिमी चिंतकों ने थोड़ा सोचना विचारना शुरू किया तो इनको समझ में आया कि सिकंदर की वैश्विक विजय यात्रा भारत में ही आके समाप्त हुई थी। यहाँ पे ही उन्होंने पोरस से युद्ध लड़ा था और वो हार गए थे। हमें गलत पढ़ाया जाता है कि पोरस हारा था इनसे और वो गया था उनके सामने तो सिकंदर से कहा था कि राजा को जैसा राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए वैसा करो। ये सब गलत बातें हैं, फ्रेम्ड की गई हैं। बात इसका उलट हुआ था, सिकंदर हारा था वहाँ पे। इससे पहले के पूरे सिकंदर के युद्धों का अगर हम विश्लेषण करें, देखें, उनकी घटनाओं को देखें तो सिकंदर ने जितने भी युद्ध जीते थे उसमें इतना क्रूर और दुष्ट इंसान था। किसी भी युद्ध में इसने अपने विरोधियों पे कोई रहम नहीं किया था, उनके समस्त सैनिकों को मार डाला था, उनकी महिलाओं के साथ जबरन दुष्कर्म करवाए थे अपने सैनिकों से और उनसे जबरन विवाह करवाए थे, जो कुछ भी हो, मतलब बहुत ही दुर्व्यवहार किया था, वहाँ के राजा इत्यादि को मार डाला था। कहीं भी ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया था। जैसा हमें बताया जाता है कि पोरस को हारने के बाद ये लोग उनको लाए अपने सामने और ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और सिकंदर ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, किसी भी लड़ाई में जीतने के बाद इन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया, सीधे फिर आगे अगले अभियान पे चल दिए। तो हुआ ये जब भारत में अम्भ से पहले युद्ध हुआ इनका, अम्भ तो हार गए, फिर अम्भ के साथ सिकंदर की संयुक्त सेनाओं ने पोरस पे हमला किया। तो पोरस या को पुरंदर कहते थे भारत में, पुरंदर माने इंद्र होता है। तो पोरस को पुरंदर इसलिए कहते थे क्योंकि वह इंद्र की तरह ही सूरवीर था, योद्धा था, लड़ाका था। जब सिकंदर की सेनाओं ने पोरस से मुकाबला किया तो उनके दांत खट्टे हो गए। उनको शीघ्र ही समझ में आ गया कि किस चीज़ से पाला पड़ा है उनका। और पोरस के सैनिकों ने इन अम्भ और सिकंदर के संयुक्त सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डाला। सिकंदर और इनके सैनिकों को लगा कि अब ये अंतिम समय है, इनका बचना संभव है। सब मारे गए, इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अम्भ ने, ये भारतीयों की परंपरा है कि हारे हुए शत्रुओं पर वो हथियार नहीं उठाते हैं। महाराजा पोरस ने इन मूर्खों को माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। तो ये पहली घटना पूरे सिकंदर के समस्त युद्धों में, सिकंदर के द्वारा लड़े गए समस्त युद्धों में इकलौती घटना है कि सिकंदर जो है, अम्भ जो सिकंदर के सहयोगी थे उनकी ज़मीनों को भी पोरस को दान दे देते हैं मित्रता बनाए रखने के लिए, जबकि सिकंदर इतना सहृदय नहीं था। अगर सिकंदर यह युद्ध जीता होता तो उसने पोरस को उनके पूरे सैनिकों के सहित जितना मरवा सकता मरवा डालता, और अपने मित्र के ज़मीन को अपने से हारे हुए राजा को दे, इतना सहृदय तो सिकंदर था ही नहीं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप खंगाल डालिए पूरी किताबों को, इससे पहले के समस्त युद्धों को, सिकंदर ने जब भारत पे पोरस से हम युद्ध किया था उससे पहले के समस्त युद्धों को देख लीजिए, किसी में उसने अपने हारे हुए राजा पे इतना रहम नहीं दिखाया। तो बात ये हुई कि ये हार गए, सिकंदर और उसकी सेना पोरस से बुरी तरह से पराजित हुई, हार गई, बहुत लोग मारे गए। जो बचे उनको लगा कि अब भी हमारे साथ भी वैसा ही दुर्व्यवहार करेगा, लेकिन भारतीयों की परंपरा अलग है, उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो इससे खुश होकर इनके सैनिकों ने अपने पूरे सैनिक अभियान सिकंदर के जितने हुए उनमें इकलौती घटना है जिसमें सिकंदर के सैनिकों ने युद्ध अभियान के बाद खुशी मनाई हो। तो ये खुशी इन्होंने इसलिए मनाई है कि इनकी जान बच गई, इसलिए इन्होंने खुशी मनाई थी। और इसके बाद फिर जो भी मित्रता का स्वांग रचा गया है, या इसलिए रचा गया है कि पोरस ने जीतने के बाद भी इनकी जान बख्श दी थी। और इसके बाद इनके सैनिक इतने आतंकित हो गए थे कि सिकंदर के बार बार जोश दिलाने के बाद भी आगे बढ़ने का उनका साहस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जब हम भारत के तटवर्ती क्षेत्र में ही पहले लड़ाई में इतनी खतरनाक प्रचंड वार झेल रहे हैं, तो अगर हम आगे जाते हैं तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो ये सब चुपचाप भाग गए। वहीं से लौटते समय घायल सिकंदर रास्ते में मर जाता है। तो इनको बड़ा दर्द होता है, कहते हैं महान सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर, और उनको बड़ा कष्ट होता है कि भारत में आके हार गया, मर गया यहाँ पे लड़के। सेल्यूकस उनका सेनापति जो विजय अभियान चलाने का प्रयास करता है, मौर्य वंश और आचार्य चाणक्य से हारा। तो सेल्यूकस के गुरु थे
अरस्तु। और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आचार्य चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य की निगाह सिकंदर के समय से ही इन लोगों पर थी, और वो भारत में उस समय सबसे प्रचंड शक्तिशाली, उससे बहुत सबसे शक्तिशाली वंश था। राजवंश मगध में नंद वंश शासन कर रहा था, लेकिन वो अत्याचारी और विलासी था और अयोग्य था। उसमें कोई दूरदर्शिता नहीं थी और वह ऐसे आक्रमणों से देश की रक्षा कर सके ऐसी योग्यता उसमें नहीं थी। तो और आचार्य का उन्होंने अपमान भी कर दिया था। तो आचार्य चाणक्य ने इस राजवंश का विनाश करके मौर्य राजवंश की स्थापना की, और वह उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि यूनानी भी, उस समय की जो यूनान भी, पश्चिमी आधुनिक सभ्यता और जो भी संस्कृति या विज्ञान जो भी है वो उन्हीं पे टिकी हुई है, उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, मूल स्रोत इनका यही है। तो लेकिन इनके महान दार्शनिक अरस्तु आते हैं, उनके शिष्य सेल्यूकस आते हैं भारत में फिर से अपने सिकंदर के अधूरे विजय अभियान को पूरा करने के लिए, और यहाँ पे उनका मुकाबला होता है आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इतिहास में पश्चिमी इतिहासकार इस युद्ध को चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुआ युद्ध ऐसा नहीं देखते हैं। यह युद्ध भारतीय ब्राह्मण, भारतीय शिक्षक, भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय धर्म और दर्शन के आधार स्तंभ उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य और पश्चिमी विचारधारा, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी प्रगति विज्ञान आदि सब जो इस पर टिका हुआ है, उस समय जो इसके आधार थे, सेल्यूकस के गुरु अरस्तु, इन दोनों के बीच हुआ युद्ध मानते हैं। और ऐसा हुआ भी था। यह युद्ध दरअसल इन्हीं दोनों के बीच में था। एक तरह कहाँ झोपड़ी में रहने वाला साधारण सा इंसान बूढ़ा, जो ये मौर्य वंश का प्रधानमंत्री है, फिर भी एक झोपड़ी में रहता है, कुछ नहीं लेता है, ऐसे सादा जीवन बिताता है। दूसरी तरफ राजमहलों में रहने वाले अरस्तु और तथाकथित ये महान यूनानी सभ्यता, जिसपे आजकल की पूरी पश्चिमी सभ्यता जिस पे टिकी हुई है, उसी आधार पे। तो इन दोनों के मध्य हुए युद्ध में जब ये हारते हैं, सेल्यूकस हर तरह से हारते हैं, युद्ध में भी, विचारों में भी हर तरह से हारते हैं, और बहुत ही दुर्गतिपूर्ण हारते हैं। तो यह बात पश्चिमियों को पचती नहीं है। तब से इन्होंने ब्राह्मणों का, भारतीय शिक्षकों का और भारतीय शिक्षा पद्धति का विरोध करना शुरू किया उसी समय से। और यह बात होते होते बहुत ज़्यादा आती है जब भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान कमीना मैकाले आता है, और वह अपनी दुष्ट शिक्षा नीति को हमारे ऊपर थोपता है और हमारी शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से तबाह कर देता है, इसी उद्देश्य की पूर्ति की श्रृंखला में कि ये ब्राह्मण और ये भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय जब तक रहेंगे तब तक हम भारत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो इस वजह से ये कुछ भी हो, किसी भी नाम से, किसी भी वाद, किसी भी चीज़ के नाम से कुछ भी करना हो, तो ये जानते हैं जब तक ब्राह्मण हैं तब तक इनकी चाल चलने वाली नहीं, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो हर चीज़ का विरोध हिला के ब्राह्मणों पे टिका देते हैं, क्योंकि भारत या भारतीय धर्म, भारतीय सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति, भारत के पास जो भी गौरवान्वित करने वाला या कुछ भी हो, सब कुछ ज़्यादातर उनमें से ब्राह्मणों का किया धरा है, या जिनके बारे में अगर हम आज जानते हैं तो यह ब्राह्मणों की वजह से ही जानते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा के भी अगली पीढ़ी को इस जानकारी को हस्तांतरित किया, और इस जानकारी को बचाने के लिए पीढ़ियों तक नरकी यातनाएं भुगती। लेकिन आज हम जो राम, कृष्ण और इन सब के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत अपने धर्म साहित्यों के बारे में जानते हैं, या इन्हीं लोगों की कृपा है। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए, और इन हरामी पश्चिमी और इन धूर्त पश्चिमी लोगों के कुचक्रों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये जो एमी जैक्सन कहती हैं, ये आके अभी जगडायसी आए थे साल भर 2 साल पहले भारत में, कुछ पता नहीं किसी स्त्री समानता की बात कर रहे थे, फिर जाते जाते एक बोर्ड ऊंचा कर गए, स्टॉप ब्राह्मण प्रोचरियरिटी ऐसे कुछ करके कह के चले गए। नालायकों की तरह इनकी भाषा भी बहुत ही दुश्चरित्र और बदतमीज है, उच्चारण करने में ज़बान टेढ़ी हो जाती है। स्टॉप ब्राह्मण प्रोचरियरिटी ऐसे कुछ कह गए थे। उसका मतलब था कि ब्राह्मण पितृसत्तात्मक व्यवस्था को तोड़, जबकि मतलब किसी भी चीज़ का विरोध करो, कुछ भी खोजो, ब्राह्मण विरोध करना ही है। ये इन पश्चिमियों की मूल भावना है। तो इन एमी जैक्सन का कहना है कि भारत से जो महिलाएं आती हैं, जो पुरुष आते हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों में, वो यहाँ पे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और फिर हमें पे पलटवार करते हैं कि संस्कृति यहाँ की ठीक नहीं है और ये नहीं है। तो बात तो सही है, तुम हो क्या, पश्चिमी हैं क्या, जो अमेरिकी ही हैं वो हैं क्या? ये वो लोग हैं जो ब्रिटेन से अमेरिका में गए थे और इन्होंने वहाँ के मूल निवासियों रेड इंडियंस पे को अपना दास बना लिया। आज भी कहाँ श्वेत बड़ी मुश्किल से ओबामा हो पाए थे राष्ट्रपति यहाँ के,
बाकी उनको कितने अधिकार हैं हम जानते ही हैं। अभी वहाँ पे इतना सारा उपद्रव हुआ था ब्लैक लाइफ मैटर्स का नाम लेके, और क्या हुआ था, अभी 2 भारतीय सिखों की हत्या की गई है। हमारे विदेश मंत्री एस रविशंकर ने ने विरोध दर्ज कराया है इन कमीने अमेरिकियों का। भाई मानवाधिकार उल्लंघन तुम भी करते हो, तुम्हारे यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे यहाँ कम है। पहले अपने यहाँ ठीक करो, फिर दूसरों के मामले में दखल देना। तुमको कोई अधिकार नहीं हमारे यहाँ दखल देने का। तो इनका जो है ये एजेंडा है। ये हैं क्या, ये अमेरिकी आज के जो हैं ये लोग हैं जिन्होंने वहाँ के मूल नागरिकों को ही अपना गुलाम बना रखा है, उनको उनके अधिकारों को सीमित कर रखा है और उनको अपने अधीन रहने के लिए विवश कर रखा है। और ब्रिटेन वाले तो जानते ही हैं आप कौन हैं। तो और यही नहीं, ये अमेरिका ने भी स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा था। इसका मतलब समझते हैं, अमेरिका ब्रिटेन से आए हुए जो अमेरिकी लोग अमेरिका में शासन करने लगे थे उन पे भी ये ब्रिटेन वाले अत्याचार कर रहे थे, मतलब गोरों पे ही अत्याचार कर रहे थे। तो उनके खिलाफ विरोध करके ये लोग ब्रिटेन से जो शासन इनका संचालित होता था उससे आज़ाद हो गए। उसको ये अमेरिका की आज़ादी कहते हैं। दरअसल अमेरिका की वो आज़ादी होती है, गोरों की गोरों से आज़ादी है। ब्रिटेन वाले ही अमेरिकियों पर अत्याचार करते थे तो उससे ये आज़ाद हो गए, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो मूल नागरिक हैं आज भी इनके पैरों तले हैं और उनको बहुत सीमित अधिकार दिए गए हैं। थोड़ा बहुत अब इनको अकल आई है, लेकिन फिर भी बहुत दयनीय स्थिति है वहाँ के लोगों की, मूल लोगों की। तो ये हमें सिखाएंगे सभ्यता। मतलब एक डाकू जो है, जो जाके सिरमौर किसी तरह से आधुनिक वैश्विक समाज का बन गया है, वो सबसे सभ्य देश को सिखाएगा कि क्या होती है सभ्यता और क्या ये सब होता है। मेरे धूल तो नालायक कहीं के। अब जो है भारत में भी एक से एक गए बीते लोग हैं। कुछ दलित राजनीति करने वाले लोग हैं, इनकी भी राजनीति ऐसे ब्राह्मण विरोध पे ही चलती है। जैसे कुछ पाए नहीं बस लेके पिल पड़े ब्राह्मण विरोध पर। तो इनका 1-2 लोग हैं भारतीय दलित राजनेता, आइए इनकी भी बखिया उधेड़ लेते हैं। दलित राजनीति, एक है दिलीप मंडल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दलितों की राजनीति करने वाले। तो ये लोग जो है अपने आप को या फिर कुछ खास तरह के लोगों को भारत का मूल नागरिक कहते हैं। जो मैंने एक लोग मिल गए मुझसे और कहे ये है ऐसे मूल नागरिक है, अब तुम लोग ब्राह्मण जो हो ये सब हो और सब सवर्ण जो हैं इन लोगों ने अत्याचार किया है, द्रविड़ हैं क्या है दुनिया भर की, वही मतलब आउटडेटेड और खारिज हो चुकी आर्य इन्वेजन थ्योरी को लेके ही ये जी रहे हैं आदिकाल युग में। तो लेके मतलब बकवास करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको सुना दिया अच्छे से कि तुम जो है, जो लोग अफ्रीकी हबसी या फिर निग्रो की तरह से दिखते हैं, उनकी साम्यता ऐसी है, बोलचाल और सभ्यता ऐसी प्रतीत होती है, वो लोग यहाँ का मूल नागरिक बनने का प्रयास करते हैं। इन जैसे लोगों को अंग्रेज़ जब भारत पे शासन करते थे तो पिंजड़े में पकड़ के ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ पे प्रदर्शनी लगाते थे, जैसे चिड़ियाघर के पशुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है। और प्रदर्शनी लगा के पश्चिमी समाज को दिखाते थे कि देखो भारत के लोग ऐसे होते हैं, वो बिल्कुल असभ्य और जंगली हैं अफ्रीकियों की तरह से, और हम उन पे शासन करके उपकार कर रहे हैं, उनको सभ्य बना रहे हैं। और इस तरह के अपने शासन के समर्थन में भारत को जो अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा था, उस शासन के समर्थन में विश्व जनमत एकत्र किया करते थे। इस चीज़ को काटने में भारतीय नेताओं को मशक्क़त हो गई, छक्के छूट गए थे। जबकि हकीकत यह है कि भारत के लोग हमेशा से बहुत सुंदर थे। यहाँ के लोगों को देवता कहा जाता था। भारत के लोग बहुत सुंदर होते हैं। आज भी भारतीय लोग जो हैं, भारतीय लोग बेहद सुंदर और हर तरह से प्रतिभाशाली होते हैं। ये तो तमाम तरह के हमले और दुनिया भर की कुछ चक्करों को झेलने के बाद में हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, वरना यहाँ के लोग बेहद सुंदर, बेहद वीर, बेहद अच्छे शारीरिक डील डोल वाले और हर तरह से अच्छे होते हैं। मतलब हर तरह से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हमारे यहाँ के मजदूर तक इन अंग्रेज़ी और पश्चिमी बंदरों से लाख गुना अच्छा होते हैं। हाँ, बंदर कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ही बंदर जैसे। अगर मेकअप विहीन चेहरा आप किसी पश्चिमी एक्टर या किसी इनका देख लें जो सुंदर से सुंदर मापदंड है पश्चिम के, तो आप अजीब सी मतलब उल्टी आने का जी करेगा। जिसको ये लोग फेयर कहते हैं, उसको देखकर हम लोग उल्टी करने का जी करेगा। भारतीय आयुर्वेद के अनुसार जिसको ये गोरा कहते हैं, वैसी स्त्रियों से शादी ही नहीं करनी चाहिए। बहुत गोरी या बहुत काली स्त्रियों से शादी नहीं करनी चाहिए। और भारतीय स्किन टोन जो है वह सबसे सुंदर टोन है भारत पूरे संसार में। और ये महामूर्ख हमको सिखाते हैं कि मतलब ये है, हमारे देश के भी मूर्ख कुछ पड़े हुए हैं जो इनकी शिक्षा के शिकार हैं। शिक्षा पद्धति पे भी इनका नियंत्रण है और हमारे दिमाग में फ्रेम की हुई चीज़ें डाली जाती हैं। आज भारत में शिक्षा है ही कहाँ। सारी शिक्षा पद्धति पे पश्चिमी ईसाई मिशनरियों का कब्जा है। ये हमारे ही देश के खिलाफ, हमारी देश और संस्कृति के खिलाफ हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ तैयार करते हैं। और फिर उन्हीं में से ये दिलीप मंडल जैसे लोग खड़े होते हैं जो फिर पत्रकारिता करते हैं बिना जाने बूझे मूर्खों की तरह से। तो
ये है एमी जैक्सन का, तुम्हारा पूरा पश्चिमी समाज जो है भारत का ऋणी है और तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए, जिसको तुम हम पे उपकार कहती हो। दरअसल तुम्हें भारतीय और एशियाई अफ्रीकी बाज़ारों की आवश्यकता है। अगर हम लोग रोक दें तुम्हारे उत्पादों को अपने देशों में आने में तो 15 सालों में मर जाओगे तुम लोग खाने बिना। इन पश्चिमी देशों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि मान लीजिए दाल यहाँ पैदा होता है, अगर उत्तर प्रदेश में, मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, तो गेहूँ पैदा होगा दक्षिण भारत के किसी देश में। इतनी दूरी पर खाने पीने की चीज़ें तय, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी जैसे चीज़ें खाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इतनी दूरी इनको तय करना होगी, जो कि संभव नहीं है। तो इनको एक व्यापारिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है कि जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बनाए जाएं, इन सब चीज़ों का अलग अलग प्रदेशों से इनको इकट्ठा किया जाए, इनका प्रसंस्करण किया जाए, प्रोसेसिंग की जाए इनकी, और फिर ला के इनको डब्बा बंद खाद्य पदार्थों की तरह शॉपिंग मॉल्स में रखा जाए और फिर हर तरह से हर जगह पे लोगों को खाने के लिए इकट्ठा किया जाए। तो इस तरह से जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था बनती है, इसको कहते हैं नकली अर्थव्यवस्था। चाहे जितनी समृद्धि इनका समाज दिखा रहा हो, लेकिन ये नकली अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर अभी इस पूरे प्रोसेस में रुकावट पड़ जाए तो पश्चिम का पूरा समाज खाए बिना मर जाएगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जबकि अगर पश्चिम भारतीय एशियाई और अफ्रीकी बाज़ार अपने बाज़ार को पश्चिमी कंपनियों के लिए, अमेरिकी कंपनियों के लिए रोक दें, यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों के लिए बंद कर दें, तो ये देश 15 से 20 सालों में मर जाएंगे। आज भी ये हमारे रहमो करम पर ज़िंदा है, हमारा शोषण करते हुए ज़िंदा है और उसका एहसान भी नहीं मानते। इनके महामूर्ख एमी जैक्सन जैसे लोग आलोचना भी करते हैं। और जो है हमारे यहाँ भी दिलीप मंडल जैसे बैठे हुए अकल के अंधे पैदल लोग उन बातों को लेके अपनी बस उनकी बातों में अपनी मूर्खता को फिट करके लेके कूद पड़ते हैं कि बस अपनी दलित राजनीति चमकाने निकल पड़ते हैं। इन जैसे मूर्खों ने भारत का बड़ा मिट्टी पलीद किया है। तो मैं सोचता हूँ इन एमी जैक्सन का अच्छा खासा बाजा बजा दिया गया है। अब आज के लिए इतना है।